हेलो नमस्कार बच्चा लोग। स्वागत सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल डियर फेज फिजिक्स में। और इस बार आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट का लास्ट एक आध लेक्चर बचा है और इसमें हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया है। आप टॉपिक देख रहे होंगे ट्रांसफार्मर। तो बच्चा ये जो ट्रांसफार्मर है सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई। तो थोड़ा सा एनर्जी के साथ हम लोग इसको पढ़े पहले। ट्रांसफार्मर है क्या? बड़ा 5 नंबर में पूछे जाने वाली चीज है, ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चा। हंसी मजाक नहीं है ये, है कि नहीं? 5 स्टार लगा देना इस पे भी। और हम लोग काम करेंगे यहाँ से। सबसे पहले तो हम लोगों को ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी आइडिया ये लगना चाहिए कि क्या ट्रांसफार्मर का हमारे जीवन में कोई यूज है। क्या हम लोग ट्रांसफार्मर से कोई काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसका कोई जीवन में इस्तेमाल भी है कि नहीं है। नहीं, ये सब चीजें बच्चा लोग हम लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए, ये बात तो हम लोग जानते हैं कि भाई हमारे घरों में एसी या अल्टरनेटिंग करंट पहुंचती है। पर क्या कभी आपने ये सोचा कि आपके घरों तक पहुंचते पहुंचते इस अल्टरनेटिंग करंट का होता क्या है? जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि ये अपना एक थर्मल पावर प्लांट है नहीं, जहां वाटर वाटर को स्टीम बना करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है और इस इलेक्ट्रिसिटी को बच्चा वायर्स के जरिए आपके घरों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो ये बच्चा इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग पोल, बहुत सारे अलग अलग खंभों से होता हुआ ये आपके घरों तक पहुंचता है नहीं। लेकिन इसको पहुंचने में बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता बच्चा। होता क्या है कि ये यदि मान लो यहां से वायर्स के जरिए ऐसे आया तो सबसे पहले इसको भेजा जाता पावर स्टेशन तक। पावर स्टेशन। तो सर पावर स्टेशन क्या? आपके घर के आसपास में देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे एक बड़े से इलाके में ऐसा जगह जरूर मिलेगा जहां आप देखोगे दो से अधिक बहुत सारे पोल ऐसे लगे होते और इसके बड़े बड़े ट्रांसफार्मर आसपास में लगा होता। एक पोल नहीं, दो से ज्यादा। और इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप देखोगे यहाँ पे कम से कम 10 20 50 ट्रांसफार्मर इस तरीके से रखा रहता है, वो जरूरत के हिसाब से। तो इस करेंट को भेजा जाता बच्चा पावर स्टेशन तक। अब ये पावर स्टेशन इसको क्या करता है? तो सर पावर स्टेशन यहां से सप्लाई लिया और फिर इस अलग अलग ट्रांसफार्मर से होता हुआ ये बिजली के खंभों तक अपना सप्लाई भेजता है नहीं। और बिजली के खंभों से होता हुआ ये आपके गांव ग्रामीण इलाके में किसी एक ट्रांसफार्मर तक पहुंचता है। फिर से ये ग्रामीण इलाके में कहीं जाता है या किसी एरिया में पहुंचता है तो यहां भी दो पोल पे एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं? और फिर इसके बाद इसको सप्लाई दिया जाता है। इसके बाद इसको सप्लाई दिया जाता है यहां से इस ट्रांसफार्मर से आपके गांव के पोल्स में या आपके छोटे मोटे जो शहर है उस शहरों से यहां तक। तो सर एक बात तो हम लोगों को समझ में आया कि पावर प्लांट से लेके हमारे घर तक बिजली को आने में, लाइट को आने में बहुत लंबा समय लगता होगा। हाँ भाई, क्योंकि डिस्टेंस कई हजार किलोमीटर तक का भी हो सकता है। या यदि आपका घर पावर स्टेशन के आसपास हो तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा ये सब चीजें देखने को ना मिले। लेकिन ओरिजिनल में जिसका घर बड़ा लंबा सफर तय करके पावर स्टेशन या पावर प्लांट वगैरह से होता है नहीं, तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सॉरी क्या क्या किया जाता है, इसको जो सप्लाई दिया जाता है बच्चा वो इस तरीके से दिया जाता है। बोले ठीक है सर, लेकिन आप बोलोगे कि सर इस ट्रांसफार्मर का यहां भी क्या काम है और यहां भी क्या काम है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ट्रांसफार्मर का यूज हमारे जीवन में इसके अलावा भी किसी जगहों पे होता है या क्या ट्रांसफार्मर को हम लोग समझते हैं? हाँ बच्चा, एक्चुअली क्या है कि ट्रांसफार्मर है क्या। पहले तो आप ये समझो कि ट्रांसफार्मर है क्या। मान लो कि पावर प्लांट से आपने बिजली बनाया, लाइट जनरेट किया और ये जो लाइट जनरेट हुआ इसका वोल्टेज मान लो 11,000 है। 11,000 वोल्ट है, 11,000 वोल्ट।
अब इस 11,000 वोल्ट को तो ऐसा नहीं कि आप घर में ले जाके डायरेक्ट सप्लाई मार दोगे, क्योंकि आप जानते हो कि घर में जो आपके जितने भी अल्टरनेटिंग करंट पहुंचता है बच्चा, यदि ये यहाँ पे आपका घर है तो आपके घरों तक जो अल्टरनेटिंग करंट पहुंचता है ना, एक्चुअली में क्या होता है उसके साथ? बोले सर क्या होता है बताओ। आपके घरों तक जो बच्चा अल्टरनेटिंग करंट पहुंचता है, सुनना, वो 11,000 वोल्ट का नहीं पहुंचता है, या इससे ज्यादा भी वोल्ट। आपने 33,000 का भी नाम सुना होगा कि इतना वोल्ट चलता है? हाँ होता है। लेकिन नॉर्मल की बात करें तो मान लो कि 11,000 वोल्ट इधर से सप्लाई दिया, और यदि आपने 11,000 वोल्ट लगा दिया आप अपने घरों में, तो आपके घरों में पंखा लगा होगा, नहीं लगा होगा? आपके घरों में क्या लगा होगा बच्चा? पंखा लगा होगा। और इस पंखे वगैरह को बच्चा आप देखोगे तो इस पे लिखा हुआ था वोल्टेज। कितना वोल्टेज लिखा रहता पता है किसी को? कितना वोल्टेज लिखा होता है? इस पे लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज। इसका मतलब इसको वोल्टेज मिलना चाहिए 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली करंट मिलनी चाहिए। बोले ठीक है। तो यदि आप इससे ज्यादा, आपके घरों में टीवी लगता है, फ्रिज लगता है, कूलर लगता है, रेफ्रिजरेटर, मतलब जो सब अलग अलग चीजें हैं वो सब आपको लगाना है। अब लगाते हो, अब 11,000 वोल्ट को ले जाके यदि आपने अपने घरों में सप्लाई मार दिया तो हो सकता है ये सब चीजें अचानक से उड़ जाए, क्योंकि आपने कई बार देखा है कि हाई वोल्टेज होने की वजह से आपके घर में लगा हुआ टीवी बल्ब वैसे उड़ जाता है। तो इस वजह से क्या किया जाता है, इतने सारे वोल्टेज को पहले कम किया जाता है। अब कम करके हमको कहां तक लाना है बच्चा? 220 तक। कहां तक लाना है? 220। अब आप बोलोगे कि सर 11,000 को 220 तक लाने में तो भाई साहब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे पावर स्टेशन पे क्या किया जाता है, पहले इस 11,000 वोल्ट को अलग अलग ट्रांसफार्मर के मदद से इस वोल्टेज को घटाया जाता है, घटाया जाता है, घटाया जाता है, घटाया जाता है, घटाया जाता है। फिर एक डिजायर वोल्टेज तक लाया जाता है और फिर इसको सप्लाई दिया जाता है। और ये सप्लाई क्या करता है, ये सप्लाई आपके ग्रामीण इलाके तक भेजा जाता है। फिर वहां पे एक ट्रांसफार्मर होता है, वो इस जरूरत को पूरा करता है हमेशा कि यहाँ पे पहुंचने वाला वोल्टेज ज्यादा है 220 से या कम है। यदि ज्यादा होगा तो यहाँ पे एक अलग टाइप का ट्रांसफार्मर लगेगा, यहाँ कम होगा तो यहाँ पे एक अलग टाइप का ट्रांसफार्मर लगेगा, और यहाँ पे एक और ट्रांसफार्मर लगा के फिर ग्रामीण इलाके के अलग अलग घरों में सप्लाई दिया जाता है, या आपके छोटे बड़े शहरों में अलग अलग जगहों पे सप्लाई दिया जाता है। तो ठीक, तो एक्चुअली में आपका ट्रांसफार्मर कर क्या रहा? बोले सर कहीं वोल्टेज को घटा रहा और कहीं वोल्टेज को बढ़ा रहा है। तो ट्रांसफार्मर एक्चुअली में बच्चा एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या कर रहा, अल्टरनेटिंग करंट के वैल्यू को या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के वैल्यू को ये इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। जब कभी भी एसी अल्टरनेटिंग करंट को आपको बढ़ाना हो या घटाना हो तो आप हमेशा इसका इस्तेमाल करोगे, किसका बताओ? ये ट्रांसफार्मर का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा भी हो सकता है जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के वैल्यू को घटाए। तो घटाने वाला जो ट्रांसफार्मर होता है इसका नाम रखा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और बढ़ाने वाला जो होता है, जो वोल्टेज को बढ़ाता है, इसका नाम रखा जाता है स्टेप अप। तो ट्रांसफार्मर बच्चा देखा जाए तो वोल्टेज के बढ़ने या घटने के हिसाब से ट्रांसफार्मर को दो कैटेगरी में रखा जाता है। एक टाइप होता है स्टेप डाउन और दूसरा होता है स्टेप अप। स्टेप अप क्या करता है? स्टेप अप जो इनपुट वोल्टेज है उसको इंक्रीज कर देता है, उसको बढ़ा देता है। स्टेप डाउन क्या करता है? स्टेप अप की बात कर रहे थे ना? हाँ, स्टेप अप क्या कर रहे हैं, जो इनपुट आप दोगे आउटपुट उससे ज्यादा मिलेगा, उससे बड़ा मिलेगा, बढ़ा देगा आउटपुट के रूप में। और यदि आप स्टेप डाउन की बात करोगे तो इसमें क्या होता है, जो आप इनपुट दोगे स्टेप डाउन क्या करेगा, उसको और घटा देगा। तो स्टेप अप का मतलब वोल्टेज का बढ़ाना
आउटपुट यहां बढ़ जाता है, स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज को घटाना, आउटपुट यहां घट जाता है। लेकिन ट्रांसफार्मर कभी भी किसी अल्टरनेटिंग करंट को जिसको आप सप्लाई दे रहे हो इसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करता। तो आप सीधा सीधा समझ चुके हो कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली में सर ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के वैल्यू को या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है बिना उसके फ्रीक्वेंसी में कोई छेड़छाड़ किए या बिना उसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज किए। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? तो इस हिसाब से बच्चा देखा जाए तो ट्रांसफार्मर आपके दो टाइप के है कि नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा आते, ये तो बात समझ में आया, ओवरऑल मुद्दा समझ में आया कि भाई ट्रांसफार्मर का हमारे जीवन में यूज है और क्या यूज है ये भी समझ में आया। बोले सर क्या इसके अलावा भी ट्रांसफार्मर का कहीं यूज है? हाँ भाई, आपने अल्टरनेटिव, आप अपने घर का जो एसी होता है एयर कंडीशनर याद है, उस एयर कंडीशनर में देखोगे ट्रांसफार्मर का यूज मिलेगा। रेफ्रिजरेटर में देखोगे यहां आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा। टीवी में देखोगे यहां आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा। कंप्यूटर में देखोगे यहां आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल बच्चा किया जा सकता है। उसके बाद आप देखोगे टीवी के रिसीवर और ट्रांसमीटर में भी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया कि एक्चुअली में हमारे जीवन में ट्रांसफार्मर का क्या यूज है। तो ओवरऑल हम लोग बात को समझ चुके हैं कि ट्रांसफार्मर हमारे लिए एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के वैल्यू को या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है बिना इसके फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए। लेकिन यदि आप बात करो कि ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल और कहां कहां होता है, तो आप एयर कंडीशनर इसमें होता है, रेफ्रिजरेटर इसमें होता है, टीवी ट्रांसमीटर इसमें होता है, कंप्यूटर इसमें होता है, वोल्टेज रेगुलेटर इसमें होता है और उसके बाद टीवी रिसीवर या ट्रांसमीटर इसमें होता है नहीं। ये बातें हम लोगों को समझ में आया। चलो बच्चा, सबसे पहले हम लोग टाइम को बिना इधर उधर किए हुए इस चीजों को लिखे, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। आप लोग परेशान मत होना इस बात, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखे ट्रांसफार्मर। अब आप बोलोगे कि सर ट्रांसफार्मर क्या है? क्या है ट्रांसफार्मर बच्चा? बोलो सर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, the electrical device which increase or decreases the value of alternating current or voltage, input without changing its frequency। तो बच्चा ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के वैल्यू को बिना चेंज किए हुए, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के वैल्यू को बच्चा बिना चेंज किए हुए, ओ माय गॉड क्या बोल दिया, फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए हुए अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के वैल्यू को क्या कर सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। ठीक है।
अब आप इसके कोड के हिसाब से देखोगे तो ये दो अलग और टाइप का होता है, और यदि आप इसके वोल्टेज के हिसाब से देखोगे, आउटपुट जिस हिसाब से हमको मिलता है उस हिसाब से देखे तो ये अलग टाइप का होता है। ठीक है, अब हम लोग पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी टाइप्स कि ट्रांसफार्मर बच्चा कितने टाइप का होता है। बच्चा ट्रांसफार्मर एक्चुअली में दो टाइप का होता है। बोले कौन कौन सा? पहला नंबर होता है कोर टाइप, कोर कोर टाइप ट्रांसफार्मर, और दूसरा नंबर होता है सेल टाइप। अब आप बोलोगे कि सर ये कोर टाइप और सेल टाइप का क्या कंसेप्ट है, क्या मतलब है इसका? इस पे हम लोग बात करेंगे, अभी आते हैं। अभी आप इतना समझो कि कोर टाइप और सेल टाइप ये कंडक्टर है, लेकिन ये जो सॉरी ये ट्रांसफार्मर है, और ये जो ट्रांसफार्मर है बच्चा एक्चुअली में ये जो आपने टाइप देखा है, हो गया जी, ऑफ होने वाला है क्या ये? हाँ देखो, ये जो आपने टाइप देखा है ये टाइप किसके आधार पे है? सर इसके कंस्ट्रक्शन के आधार पे। कंस्ट्रक्शन के आधार पे ये इसके दो टाइप है। बोले सर वोल्टेज या आउटपुट के आधार पे दो और टाइप है। पहला नंबर बच्चा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा नंबर बच्चा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप बच्चा डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहां आप लोग लिख लेना स्टेप अप के लिए N2 इज ग्रेटर देन N1, और यहां N1 इज ग्रेटर देन N, या N2 इज लेस देन N1, है कि नहीं? अब ये क्या चीज है N1 N2, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, अभी परेशान मत हो, हर एक चीज क्लियर करेंगे तो टेंशन लेना ही नहीं। ठीक है, नहीं ध्यान देना, अभी इतना ध्यान रखना। तो सर ओवरऑल क्या ट्रांसफार्मर चार तरीके का है? नहीं भाई, ट्रांसफार्मर दो ही टाइप का है। वो डिपेंड करता है कि आप उसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बात कर रहे हो या आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से बात कर रहे हो। ये जो है ट्रांसफार्मर ये एक्चुअली में आउटपुट के हिसाब से है कि नहीं, आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से ये दो टाइप का होता है। अब अच्छा लोग, यदि हम लोग ट्रांसफार्मर को समझ गए तो सबसे पहले तो हम ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन को समझे कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली में हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। नहीं देखो, कंस्ट्रक्शन कि भाई ट्रांसफार्मर एक्चुअली में बनाया कैसे जाता है, बनता कैसे। नहीं, अब ये बात को हम लोगों को समझ में है कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली में बनाना हो तो कैसे करते हैं। देखो बच्चा, ओवरऑल आप बात करोगे तो ओवरऑल एक बड़ा सा डब्बा आप लोगों ने ट्रांसफार्मर के रूप में ऐसे देखा जरूर होगा, जो बिजली के पोल वगैरह पे ऐसे लगा हुआ मिलता है। नहीं, ओवरऑल देखोगे तो यहां से एक बड़ा सा डब्बा इस रूप में आपको मिलेगा बिजली के पोल वगैरह पे। मतलब इधर से भी ये पकड़ने वाला इधर से होता है भाई, इधर से भी होता है, क्योंकि ये भारी होता है भी बहुत, ये इस तरीके से है कि नहीं। ये एक डब्बा जैसे बहुत भारी टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, ये हल्का नहीं होता है। ठीक है सर, पर इसके अंदर की बात अलग है। इसके अंदर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। तो आज हम लोग पहले इसके बाहर वाले सेल की बात नहीं करते हैं, सेल तो हम लोग क्या करेंगे बाद में लगा सकते हैं। पहले अंदर से जो मुद्दा है जिसको हम लोगों को समझना है, हम लोग पहले उस पर बात करते। आ जाओ देखते। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए बच्चा सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है? बोले क्या करना है सर? जब कभी भी बच्चा हम लोगों को ट्रांसफार्मर बनाना हो तो हम लोग क्या करते पता है? ये लेके आते हैं। बोले सर ये लेके आते हैं, ये है बच्चा अपना सॉफ्ट आयरन का कोर। बोले सर सॉफ्ट आयरन का कोर ये क्या चीज है? परेशान मत हो बच्चा, हर एक चीज समझाएंगे, देखना सब सही है क्या।
लगभग लगभग है, इधर फिर भी ज्यादा ही होगा, चलो कोई बात, ये है सर, बोले ठीक है सर। अब यदि आप देखोगे बच्चा, तो ये अपना सॉफ्ट आयरन का एक कोर है। बोले सर ये सॉफ्ट आयरन का कोर है, मतलब आप क्या कहना चाह रहे, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा बनाते डायग्राम ठीक से, हाँ ऐसा। है नहीं, ध्यान देना। अब देखो बच्चा, एक्चुअली में क्या है, ये ना सॉफ्ट आयरन का कोड है, मतलब सर ये क्या है, चदरा समझते हो, चदरा, लोहा का बना हुआ चदरा, सॉफ्ट आयरन का कोर है। अब आप बोलोगे कि सर सॉफ्ट आयरन का कोर आपने क्यों लिया, ये क्यों लिया जाता है। देखो बच्चा, एक्चुअली में आपने जब मैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ा था तो आपने देखा था कि सॉफ्ट आयरन एक्चुअली में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स लाइन को क्या करेगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सॉफ्ट आयरन या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बने हुए किसी भी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करके रखता है, बहुत ज्यादा समेट के रखता है, बाहर भागने नहीं देता है। आई बात समझ में, इस वजह से, क्योंकि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लाइन या मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर रहेगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स में चेंज देखने को मिलेगा। आप जानते हो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा। यदि मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को आप बढ़ा लोगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, और आप ये भी जानते हो कि फ्लक्स जितना ज्यादा बढ़ेगा या फ्लक्स में जितना ज्यादा चेंज होगा या फ्लक्स के चेंज होने की दर जितना ज्यादा होगा, इंड्यूस ईएमएफ फैराडे के सेकंड लॉ के हिसाब से उतना ही ज्यादा होगा। तो इसलिए बच्चा हम लोग यहाँ पे जो रखते हैं ना कोड, ये किसका बना हुआ होता बोलो, सॉफ्ट आयरन का। अब ये सॉफ्ट आयरन का कोड है, लेकिन ये सॉफ्ट आयरन का बच्चा लेमिनेटेड कोड होता है। कौन सा कोड बता, लेमिनेटेड कोड। अब बोले सर ये नया कारनामा क्या है लेमिनेटेड कोड। अरे बच्चा लेमिनेटेड कोड आप लोग जानते हो, कैसे जानते हैं सर, देखो आप इतना जानते हो कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जब आप उससे पास करवाओगे, याद है जब बल्क पीस ऑफ आयरन या आयरन के किसी बल्क पीस से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पास करवाते थे तो उसमें एक ईडी करंट जनरेट होता था, और ईडी करंट के वजह से वो कंडक्टर अपने आप हीट करने लगता था, और हीट के वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता था। अब इसी एनर्जी के लॉस को रोकने के लिए हम लोगों ने जितना भी चदरा का टुकड़ा लिया है, हर एक चदरे के टुकड़े को क्या कर दिया, लेमिनेट कर दिया। लेमिनेशन करने से क्या फायदा होगा, इसमें कम से कम ईडी करंट के वजह से एनर्जी का लॉस देखने को मिलेगा। तो आपसे एक छोटा सा सवाल ये भी पूछा जाता है कि बताओ भाई, आयरन के कोड जो है या ट्रांसफार्मर का जो कोड होता है उसको लेमिनेशन क्यों करवाया जाता है, या वो लेमिनेटेड क्यों होता है। क्यों लेमिनेटेड होता है बच्चा, क्योंकि ईडी करंट के वजह से एनर्जी का लॉस बहुत कम हो सके, ठीक है नहीं। तो ये बात हम लोगों को समझ में है। फिर आप बोलोगे कि सर ये बात तो ठीक ठीक है, ये तो क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखो, तो सर ये अपने पास क्या है, ये अलग अलग चदरा है, तो हमने अलग अलग आपको डिजाइन बना के दिखाया है। थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है कि डायग्राम अच्छे से बनाया जाए, इस वजह से मैं ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा ठीक से बना रहा हूं। अब बच्चा ये तो चलो ठीक है ट्रांसफार्मर है, तो सर ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, बहुत सारे, ये कहलाता है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना होता है बच्चा। वैसे आयरन लिख दिया तो ये फेरोमैग्नेटिक है, टेंशन मत लो, ठीक है। ये तो सर ये सॉफ्ट आयरन का कोर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कोर बोलते हैं। ठीक है सर, अंदर से ये खोखला है, खाली है, बीच से ये बल्क पीस है, मोटा सा चदरा जैसे है ये ऐसा, और इसका बहुत सारा लेयर है, इस वजह से आपको लेयर बाय लेयर दिख रहा होगा। ठीक है सर, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चा, इसको क्या करते हैं ना, बोले सर ये क्या डिजाइन बना रहे हैं, ये बच्चा हमने एक छोटा सा दिमाग लगाया। बोले क्या दिमाग लगा रहे हैं, ये जो है ना, ये जो है ना एक्चुअली में ये क्या कर रहे सर, ये हमने क्या करा, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया और इसको क्वाइल के जैसे लपेट दिया है इसके ऊपर। क्या किया बच्चा, इंसुलेटेड कॉपर वायर लेके इसको क्वाइल के जैसे लपेट दिया है। तो सर इसको वाइंडिंग, इसको हम लोग क्वाइल ही समझते हैं, इसको क्वाइल ही बोलते हैं। अब ये है इंसुलेटेड कॉपर वायर, अब इसको हमने क्या कर दिया भाई, लेमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर लपेट दिया है। तो सर ये लपेट दिया, अब ये आपने यहां से आपको इनपुट देना है। बोले सर ये इनपुट क्या चीज है, इनपुट मतलब जिस करंट की वैल्यू को आपको घटाना है या जिस वोल्टेज के वैल्यू को आपको घटाना है या बढ़ाना है, वो करंट या वोल्टेज एक्चुअली में यहीं से इसमें सप्लाई दिया जाता है। मतलब एक तरफ क्या किया जाता है, इसको सप्लाई दिया जाता है, या यहाँ पे दो टर्मिनल मान लो आप, ये इनपुट टर्मिनल है। ठीक है सर, उसके बाद क्या होता है, इसी तरीके का सेम कॉइल आप इधर भी लगा के रखते हो, और एक बात का अंतर जरूर होना चाहिए। बोले क्या, ये जो दो बार आपने कॉइल को रखा है ना बच्चा, ये एक्चुअली में कॉइल होना तो चाहिए, थोड़ा सा हमको लगता है कि उतना अच्छा ये बन नहीं पाए, एक मिनट रुक, ये कॉइल बच्चा होना तो चाहिए, ये बात तो हम लोग समझते हैं, लेकिन एक चीज का दोनों में अंतर जरूर होना चाहिए। आप बोलोगे कि सर किस चीज का अंतर होना चाहिए, दोनों में दोनों तरफ नंबर ऑफ टर्न अलग अलग होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चा, नंबर ऑफ टर्न अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि यदि नंबर ऑफ टर्न दोनों तरफ सेम हो गया तो ना तो ये वोल्टेज के वैल्यू को घटा पाएगा और ना ही ये वोल्टेज के वैल्यू को बढ़ा पाएगा। तो एक बात श्योर है सर, क्या कि इधर यदि नंबर ऑफ टर्न N1 है तो पक्की बात है इधर N2 होगा, इधर का फ्लक्स यदि φ1 है तो इधर का फ्लक्स φ2 होगा, इधर का करंट यदि I1 है तो इधर का करंट I2 होगा, इधर का मैग्नेटिक फील्ड यदि B1 है तो इधर का मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा। हाँ कि ना, मतलब ये तीन पे हम लोग बात करते। तो सर ये क्या है, ये बच्चा यहाँ पे दो टर्मिनल होता है जहां से हम इनपुट देते हैं। अब इनपुट का मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट होता है तो या वोल्टेज होता है, तो ये एक वेव के रूप में दिया जाता है। इसका इक्वेशन आप लोग जानते हो, यदि ये करंट होगा तो इसका इक्वेशन I नॉट साइन ओमेगा टी होगा, यदि ये बच्चा वोल्टेज होगा तो इसका इक्वेशन V नॉट साइन ओमेगा टी होगा। हाँ ना तो बोलना ही पड़ेगा, बोला कम से कम ये बात। बोले सर यहां से हमने इनपुट दिया, अब ये इनपुट यहां पे गया तो करंट मान लो इधर से आपने इधर दिया, हाँ गे ना, तो करंट इधर से इधर जा रहा है। ठीक है भाई, तो इस करंट के वजह से एक्चुअली यहां पे हम लोग ये कहलाता है आर, और इसको हम लोग बोलते हैं लोड रेसिस्टेंस। लोड बच्चा रेसिस्टेंस, ध्यान देना क्या है, बोलो लोड रेसिस्टेंस। बोले सर ये लोड रेसिस्टेंस क्या होता है, लोड रेसिस्टेंस कुछ अलग चीज नहीं है, जैसे जहां आपको सप्लाई देना है वहां के उस घर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, उस मोहल्ले का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, उस एरिया का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग नाम देते हैं लोड रेसिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हम लोगों को आउटपुट मिलता है। बच्चा क्या मिलता है बताओ, आउटपुट।
अब ये जो आउटपुट मिलेगा ये भी एक्चुअली में एक वेव के रूप में ही मिलेगा, पर ये जो वेव है, ये जो वेव है या तो पहले वाले वेव से बड़ा बनेगा या पहले वाले वेव से छोटा बनेगा। क्यों? क्योंकि सर यदि N2 ज्यादा है, इधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, तो आउटपुट ज्यादा मिलता है, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और यदि इधर का नंबर ऑफ टर्न कम है इससे, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि यहां से आप इनपुट देते हो तो इसलिए इस क्वाइल का हम लोग नाम रखते हैं प्राइमरी क्वाइल, प्राइमरी क्वाइल। और यहां आपको आउटपुट मिलता है, इसलिए इस क्वाइल का नाम रखा जाता है बच्चा सेकेंडरी क्वाइल, सेकेंडरी क्वाइल। ऐसे तो सर कुछ बातों को हम लोग समझ चुके हैं। क्या क्या बात समझा बच्चा? प्राइमरी क्वाइल समझ में आ गया, सेकेंडरी क्वाइल समझ में आ गया। अब अभी तक हम लोगों को ये चलो ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, लेकिन अभी तक हम लोगों को ये समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में ये काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है ये। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूं, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, अब हम लोग इस पे वर्किंग पे बात कर रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को समझ लिए तो अब हम इसके वर्किंग पे आ रहे हैं, ठीक है सर। क्या होता बताओ? सबसे पहले बच्चा एक्चुअली हो क्या रहा है, आपको करेंट, अल्टरनेटिंग करेंट या वोल्टेज के वैल्यू को बढ़ाना है या घटाना है। लेकिन मैं आपको याद दिलवाता हूं, आपने इससे पहले एक फेनोमेनन पढ़ा होगा जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। कि भाई साहब एक कॉइल यहां पे रखा हुआ है और इसके बगल में एक दूसरा कॉइल रखा हुआ है, याद आया? ये अपनी वाली, ये पड़ोस वाली, याद आया कि नहीं? इधर लोड रेसिस्टेंस लगा देते थे, इसको प्राइमरी कॉइल बोलते थे, इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते थे, याद आया? तो सर जब कभी भी किसी प्राइमरी कॉइल या एक कॉइल से पास होने वाला करंट को आप चेंज करवाते हो, मैं थोड़ा सा याद दिलवा रहा हूं, करंट को आप क्या करते हो बच्चा? चेंज करवाते हो। तो करंट के वजह से, करंट के वजह से क्या होता है चेंज? बोलो। बोले सर करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी में चेंज देखने को मिलता है, और बी चेंज कर जाएगा मतलब फ्लक्स चेंज करेगा, बी ए कॉस थीटा होता है कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने के वजह से इससे जुड़ा हुआ फ्लक्स चेंज कर जाता है। और यदि फ्लक्स चेंज कर जाएगा बच्चा, यदि फ्लक्स चेंज कर जाएगा बच्चा, तो फ्लक्स के वजह से इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट इस कॉइल में जनरेट होगा। यदि ये इंड्यूस ईएमएफ इसी कॉइल में जनरेट होता तो इसको हम लोग सेल्फ इंडक्शन बोलते, लेकिन ये इंड्यूस ईएमएफ पड़ोसी कॉइल में जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब क्या? आप सभी जानते हो कि एक करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है? आस पड़ोस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो जब आप इससे करंट पास करवाते हो, वो भी वेरिएबल करंट, तो इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो हो रहा है, लेकिन ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा? बोलो। ये सर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, हाँ कि ना? कहीं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो कहीं कम है। अब इस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस दूसरे वाले कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर जाता है, और यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो फैराडे ने आपको बोला था कि जब कभी भी किसी क्लोज लूप का या किसी क्लोज कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ जरूर आएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर बता देना एक बार। तो सर ये जो ट्रांसफार्मर है एक्चुअली एक घटना पे आधारित है जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। तो पूरा ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल जो है बच्चा, वो हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन ही होता है। तो आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बताओ ट्रांसफार्मर कौन से फेनोमेनन पे आधारित होता है, कौन से घटना पे आधारित होता है? तो बच्चे लोग क्या जवाब दोगे? आपको जवाब देना पड़ेगा म्यूचुअल इंडक्शन पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस हिसाब से हमको बता देना। ठीक है सर, म्यूचुअल इंडक्शन समझ गए। हेलो मस्ती तो मार रहे लेकिन पता नहीं लेट हो जाएगा तो कहीं
वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, 1 मिनट रुक जाना। चलो आ जाओ इस पे हम लोग बात। ठीक है सर। तो कंस्ट्रक्शन में सर, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लोगों को ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को लिखना क्या है। डायग्राम तो हम लोगों ने बना लिया, अब डायग्राम के बाद बच्चा कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को लिखना है। बोले क्या लिखना है, बोलो। सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर। क्या लेना पड़ेगा, 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो लिखो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ transformer, for the construction of transformer we take 2 insulated कॉपर क्वाइल। क्या किया बच्चा, 2 इंसुलेटेड कॉपर क्वाइल। लेकिन ये जो इंसुलेटेड कॉपर क्वाइल लिया, इस दोनों ही कॉपर क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न अलग अलग है। एक में नंबर ऑफ टर्न N1 है तो दूसरे में N2 है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंसुलेटेड कॉपर क्वाइल हैविंग डिफरेंट, हैविंग बच्चा डिफरेंट, क्या बोलो, नंबर ऑफ टर्न, N1 in primary coil, N1 in primary coil and N2 in secondary coil wound over, wound मतलब लपेटना, wound over the same soft iron laminated core। ध्यान देना क्या लिखा, for the construction of transformer we take 2 insulated, we take बच्चा, we take 2 insulated copper coil having different number of turn in N1 in primary and N2 is secondary coil wound over the same iron laminated core। है कि नहीं, सेम आयरन लेमिनेटेड कोर के ऊपर इसको लपेटा जाता है। अब इसी लपेटे के आधार पे या इसी कंस्ट्रक्शन के आधार पे हम लोग ट्रांसफार्मर को 2 अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं, जिसमें बच्चा हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा, इसको थोड़ा सा लिखने में आसानी होगी। और उसके बाद आप उसके बाद क्या करोगे सर, उसके बाद जो है ना, कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग आते टाइप्स पे। टाइप्स, बोले सर टाइप्स क्या, सबसे पहला नंबर टाइप आपको याद है, कौन सा टाइप, कोर टाइप, कोर टाइप। बोले सर ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर का क्या कंसेप्ट है, क्या मतलब होता है इसका। ट्रांसफार्मर तो चलो ठीक है, फिर भी समझ में आया, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के वैल्यू को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, क्या कहलाएगा, ट्रांसफार्मर कहलाएगा। लेकिन ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है, तो बच्चा देखो, सेल टाइप और कोर टाइप, ये 2 टाइप होता है बच्चा एक्चुअली में ट्रांसफार्मर का। तो अभी आपने जो ट्रांसफार्मर देखा है एक्चुअली में, वो कैसा ट्रांसफार्मर देखा, बोले सर सॉफ्ट आयरन का कोर था, तो इसलिए इसका नाम रखा गया कोर टाइप ट्रांसफार्मर। क्या नाम रखा गया बच्चा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो इसमें कुछ अलग बात नहीं, इसके कंस्ट्रक्शन के आधार पे ही इसको बोल दिया जाता है। एक तो कोर टाइप है, कोर टाइप में क्या होगा सर, कोर टाइप में सिंपल सा बात है, सॉफ्ट आयरन का लेमिनेटेड कोर होगा, इधर से इनपुट देंगे और इधर क्या मिलेगा बच्चा, हम लोगों को आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। बोला ठीक है सर, क्यों मिलता है,
करते हैं बात, परेशान मत हो, अभी थ्योरी बचा हुआ है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। अभी आप ये समझ पाए कि नहीं, हमको ये बताओ कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर एक्चुअली में होता क्या है। इसमें क्या है बच्चा, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जो होता है वो सेपरेटेड, अलग अलग दो लिम्स पे बटा हुआ होता है। मतलब ये एक अलग लिम्स है, इसको बोलते हैं, और ये एक अलग लिम्स है। इसमें प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल दोनों ही आपस में दो अलग अलग लिम्स के ऊपर बंधा हुआ होता है, लपेटा हुआ होता है। एक ही कोर के दो अलग अलग लिम्स पे, दो अलग अलग बाजुओं पे लपेटा होता है। क्या बात समझ में आ गई हम लोगों को? हाँ, तो इसलिए इसका नाम रखा जाता है बच्चा, क्या बोलो, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो आपसे पूछा जाएगा भाई इसका कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, बोलो। द ट्रांसफार्मर the transformer in which primary and secondary coil, बच्चा प्राइमरी एंड सेकेंडरी coil are wound over the separated limbs of iron core। आगे ना, ये सेपरेटेड, अलग अलग लिम्स पे, अलग अलग बाजुओं पे ये लपेटा हुआ होता है, और इसलिए इसका नाम रखा जाता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। जिसका यूज कहाँ किया जाता है सर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। दुनिया में आपको जितना भी रोड वगैरह इधर उधर देखने को मिलता है ना ट्रांसफार्मर बच्चा, वो एक्चुअली में कोर टाइप ट्रांसफार्मर ही होता है, ठीक है नहीं। अब दूसरा क्या है सर, दूसरा नाम है बच्चा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। देख लेना, कोर टाइप के बाद दूसरा बोलो, सेल टाइप। सेल टाइप। अब आप बोलोगे कि सर सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या है। देखो बच्चा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर भी कुछ अलग चीज नहीं है, डरने घबराने वाली तो कोई बात है ही नहीं। अब ध्यान से देखते रहो बस। मान लो बच्चा कि ये आपने इस तरीके का ट्रांसफार्मर बनाया, पर यहां पे एक ही लिम्स के ऊपर, बीच वाला जो लिम्स है, बीच वाला जो बाजू है, इसी बाजू के ऊपर प्राइमरी क्वाइल को भी लपेटा हुआ होता है, जहां से आप इनपुट देते हो, और इसी बाजू के ऊपर सेकेंडरी क्वाइल को भी बच्चा लपेटा हुआ होता है, जहां से आपको आउटपुट मिलता है। यदि आप छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट वगैरह को खोलोगे, तो जितना भी छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें आपको इसी तरीके का ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा। चार्जर वगैरह खोलोगे ना, तो आपको इसी तरीके का एक ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा। यदि आप रेफ्रिजरेटर वगैरह खोलोगे, इस तरीके का ट्रांसफार्मर, टीवी ट्रांसमीटर जो होता है, रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर में जो यूज किया जाता है, ये यूज किया। बोले सर ठीक है, तो ये क्या है बच्चा, ये क्या बोलो, सेल टाइप ना, हाँ, सेल टाइप ट्रांसफर। आपको बोलेगा भाई सेल टाइप क्या है, बोलो, लिखो, तो कैसे लिखेंगे, लिखो, द ट्रांसफार्मर इन विच, द ट्रांसफार्मर बच्चा इन विच, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें, जिसमें क्या, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी क्वाइल आर wound over the same limbs of core।
कोर के सेम लिम्स पे, एक ही लिम्स पे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को लपेटा हुआ होता है। क्या ये बात समझ में है? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। आई बात समझ में? ये कहलाता है हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है सर? जितना भी टीवी ट्रांसमीटर वगैरह होता है, नहीं, वोल्टेज रेगुलेटर, टीवी, रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, इस सब में जो होता है बच्चा, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये बात आप लोग समझ गए? तो ठीक है सर, ये दोनों बातें कंप्यूटर वगैरह में भी यही ट्रांसफार्मर होता है बच्चा। चलो भाई ठीक, बहुत ज्यादा हम लोग इस पे नहीं जा रहे, देख लेना एक बार, हमको बता देना भाई इतना तक सबका क्लियर है कि नहीं है। आप लोग सबसे बड़ी बात है कि कमेंट कर ही नहीं रहे हो, पता ही नहीं चलता कि भाई हम लोग कुछ समझ भी पा रहे हैं, सीख भी पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है नहीं? अगला क्या होगा? अगला क्या होगा बच्चा? अगला अपना लिख लेना, 1 मिनट जल्दी में। क्या लिखोगे? बोले सर अगला नंबर जो होगा ना, नेक्स्ट, ये तो टाइप्स है ट्रांसफार्मर का, टाइप्स में अभी बचा हुआ है बच्चा, अभी बचा हुआ है, देखना एक और कमाल की बात। बोले सर टाइप्स, आउटपुट के हिसाब से टाइप्स बता। आउटपुट के हिसाब से 2 टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। कौन कौन सा? सर पहला नंबर होता है स्टेप, स्टेप अप, ट्रांसफार्मर। बोले सर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? देखो बच्चा, कुछ अलग चीज नहीं है, बार बार हम लोग फिर से उतना ज्योमेट्री ये वो दिस दैट नहीं बना रहे, चुपचाप छोटा छोटा काम हम लोग समझ लेते हैं। कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब सीधा सीधा समझो, इधर से हम इनपुट देंगे और इनपुट क्या देंगे बच्चा? एसी इनपुट देंगे, है कि नहीं? तो इधर जो हमको मिलेगा ये भी एसी आउटपुट ही मिलेगा, एसी को ये डीसी में नहीं बदलता है, ये ध्यान रखना, है कि नहीं? ये क्या होगा? एसी ही आउटपुट आपको मिलेगा, तो ये आउटपुट मिलेगा बच्चा, ये भी एसी मिलेगा, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है सर, ये प्राइमरी कॉइल है तो इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न N1, इधर कितना होगा? N2। तो इधर सर इसका करंट कितना? I1, इसका करंट कितना? I2, इसका फ्लक्स कितना? Phi1, इसका फ्लक्स कितना? Phi2, इसका पावर कितना? P1, तो इसका पावर कितना? P2। तो एक बात हम लोग बोल सकते हैं, बोले क्या सर? कि यदि मान लो आपने एसी इनपुट दिया और इस एसी इनपुट का वोल्टेज बढ़ जाए, तो आउटपुट जो मिलेगा आपको, ये आउटपुट एक्चुअली में ज्यादा मिलेगा। तो जब कभी भी ऐसा हो बच्चा कि एक ट्रांसफार्मर इनपुट को, इनपुट वोल्टेज हो या इनपुट करंट हो, इसकी वैल्यू को बढ़ा दे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब सर वोल्टेज बढ़ाना कैसे संभव है? वोल्टेज बढ़ाना कैसे संभव है? ध्यान से देखो, इसका ईएमएफ आप लोगों ने याद किया था N1 d∅dt, मैग्नीट्यूड की बात करें तो इतना, नहीं तो आप माइनस भी लिखोगे तो चलेगा। बोले सर इधर E2 बताओ, आउटपुट कितना होगा? इधर होगा बच्चा N2 और ये हो जाएगा d∅dt, क्योंकि फ्लक्स जितना कॉमन होगा वो कॉमन फ्लक्स तो दोनों में बराबर होगा। तो सर फ्लक्स दोनों में बराबर कॉमन है, तो N1 और N2 पे ये ईएमएफ डिपेंड करने लग गया। यदि N2 का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो आउटपुट हमको ज्यादा मिलेगा, और यदि N2 का वैल्यू कम हो जाएगा तो आउटपुट हमको कम मिलेगा। चाहे आप आउटपुट वोल्टेज बोलो, चाहे आप आउटपुट करंट बोलो, चाहे आप आउटपुट पावर बोलो। क्या ये बात समझ में आया? क्योंकि पावर होता V इंटू आई, अब आई बढ़ जाएगा तो पावर अचानक से अपने आप बढ़ेगा, हाँ कि ना? बताओ जल्दी में। तो बच्चा स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? आपसे 2 नंबर में पूछ देता था कि क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ऐसा ट्रांसफार्मर, द ट्रांसफार्मर
द ट्रांसफार्मर विच रेज, या रेज से अच्छा इंक्रीज लिखो, ये याद रहता है सबको। द ट्रांसफार्मर विच इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज बोलो या पावर बोलो, है नहीं, और having more number of turn in secondary coil, मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर, मोर नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल का मतलब क्या समझे, ज्यादा N2 का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे बच्चा, N1 से, तो इसी का क्या नाम रखा जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। फिर आप बोलोगे कि सर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है बताओ, देखो बच्चा टेंशन लेना ही नहीं है, देखना इधर, दूसरा क्या है बोलो, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होगा सर, N2 लेस देन होगा किससे, N1 से, छोटा होगा। चलो लिख डालते हैं सीधा सीधा, क्योंकि हमको समझ तो आ ही गया है, तो इसी में हम लोग अब फिर से डायग्राम नहीं बना रहे, इसी में हम लोग समझ के लिख लेते हैं, है नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न पे फर्क पड़ रहा, तो हमने क्या लिखा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या लिखा, द ट्रांसफार्मर which decrease the output current, voltage or power, having less number of turn, in secondary coil। तो ऐसा कॉइल बच्चा जिसमें नंबर ऑफ टर्न क्या हो, कम हो, किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, क्या कहलाएगा बोलो, बोले सर ये कहलाएगा, यदि आप इसको डायग्राम से अच्छे से बनाना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि सर हम इसका डायग्राम बनाएं, तो मैं आपको एक बात, एक सलाह जरूर दूंगा कि इसका डायग्राम बनाते समय एक चेंज थोड़ा सा कर लेना, इसमें कम ही आप बनाना नंबर ऑफ टर्न, और इसमें ज्यादा रहने देना, तो समझ में आ गया कि स्टेप अप है। और यदि आप ऐसा बना रहे हो कि एक ट्रांसफार्मर तो है सर, ठीक है नहीं, एक ट्रांसफार्मर तो है, लेकिन इस ट्रांसफार्मर में, बच्चा इधर इनपुट है, इधर आउटपुट मिलेगा हमको, इस ट्रांसफार्मर में इधर आउटपुट है नहीं, ये आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न, यहाँ पे हमने कम नंबर ऑफ टर्न बनाया, यहाँ ज्यादा नंबर ऑफ टर्न है, तो N1 क्या है, ज्यादा है, N2 क्या है, कम है, इधर N1 क्या है, कम है, और N2 क्या है, ज्यादा है कि नहीं, तो इस हिसाब से आप यदि बनाओगे, डायग्राम देख के समझना चाहोगे, ऐसे समझ, ठीक है बच्चे। अब ये बात आप लोगों को समझ में आ, मतलब अभी तक हम लोगों ने ट्रांसफार्मर कंप्लीट नहीं किया, ये मत सोच लेना कि ट्रांसफार्मर खत्म हो गया भाई, नहीं, बचा हुआ है, मुद्दा होता है भाई, ये 2 क्लास में खत्म होता है ऑफलाइन बैच में, ठीक है। और चलो देखते हैं, टेंशन तो लेना ही नहीं है ऑनलाइन क्लास, मजा आ रहा है, चलो आजा देखो। अब आप बोलोगे, कि सर ये तो बात तो चलो ठीक है, हम लोगों को ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया, कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग तो हम लोगों ने समझा ही नहीं, वर्किंग को समझते, वर्किंग, अच्छा मतलब वर्किंग अभी तक हम लोगों ने लिखा नहीं शायद, नहीं, देख लो भाई, हाँ कंस्ट्रक्शन ही लिखे थे ना, पहले तो कंस्ट्रक्शन ही लिखा था, पहले तो नीड समझा था, उसके बाद क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन समझा था, कंस्ट्रक्शन के बाद टाइप्स को समझा था,
और ये चारों टाइप समझने के बाद हम लोग आ गए थे बच्चा इस पे है, वर्किंग पे, है नहीं। तो सबसे पहले तो आप थ्योरी लिखो, थ्योरी, कंस्ट्रक्शन के बाद लिखो थ्योरी, कि ट्रांसफार्मर किस थ्योरी पे आधारित है नहीं। लिखो द ट्रांसफार्मर works on the principle of the transformer works on the principle of mutual induction, म्यूचुअल बच्चा इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे आधारित होता है, ठीक है। थ्योरी के बाद आ जाओ, हम लोग लिखते हैं वर्किंग। वर्किंग, बोले सर वर्किंग क्या, लिखो वेन, ये सोच रहे यार इतना ठंडा काहे हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, बहुत देर से एसी चल रहा है, अकेले बैठे हो। देखना बच्चा, वर्किंग। अब आप क्या बोलोगे कि सर वर्किंग क्या है, वर्किंग देखना बच्चा, सबसे पहले क्या है, आप क्या कर रहे थे कि सर प्राइमरी क्वाइल में हम लोग एसी इनपुट दे रहे थे, तो वेरिएबल करंट के वजह से उसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल जनरेट होता था, तो सेकेंडरी क्वाइल का फ्लक्स चेंज कर जाता था, और इसी सेकेंडरी क्वाइल के फ्लक्स चेंज के वजह से आपको इंड्यूस करंट सेकेंडरी क्वाइल में जनरेट मिलता था। अब चाहो तो आप बढ़ाना हो करंट को, तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल का बढ़ा लो तो करंट बढ़ जाएगा, यदि घटाना हो तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल का घटा लो तो करंट, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते, आ जाओ लिखते हैं, व्हेन एन अल्टरनेटिंग current is given as input in primary coil, given as input in बच्चा primary coil, then due to variable current, बोले सर वेरिएबल करंट कहां से आ गया, अरे भाई एसी करंट है ना, ये हाफ साइकिल प्लस रहता है, हाफ साइकिल माइनस रहता है, प्लस में भी देखोगे आधा साइकिल जब चलता है तो उसका वैल्यू पहले जीरो पे जीरो होता है, फिर बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम पे जाता है, फिर घटता घटता घट जीरो पे आता है, नहीं, इसलिए ये वेरिएबल करंट। क्या लिखा, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज given as input in primary coil, then due to variable current the flux linked with secondary coil changes है नहीं, changes due to mutual induction and induce current या EMF generated in secondary coil, EMF generated in बच्चा secondary coil। क्या ये बात समझ में आया, सेकेंडरी कॉइल।
मतलब इतना ही लिखो। When an alternating current is given as input in primary coil, then due to variable current, the flux linked with the secondary coil changes, due to which, अच्छा, दो बार due to, then current linked with secondary coil changes, है नहीं? So, है नहीं? इसको ड्यू टू को हटा लो, so as म्यूचुअल इंडक्शन, है ना? सो एज म्यूचुअल इंडक्शन के जैसे क्या होगा, ईएमएफ या करंट जनरेट होगा सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो ये इस घटना पे आधारित है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है भाई, इसको हम लोग बहुत ज्यादा नहीं लिखते हैं। चलो आ जाओ, आगे क्या लिखना है भाई? आगे यदि आप लिखना चाहो बच्चा तो आगे लिख लो, आ जाओ। वर्किंग के बाद थ्योरी तो हम लोगों ने लिख ही लिया, अब वर्किंग के बाद यदि इसी में लिखना, ध्यान से देना, वर्किंग में आ जाओ। अब इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, ये बात तो सबको समझ में आ गया। तो आप क्या करो, इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, कि प्राइमरी कॉइल में कितना इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा? सर ये E1 होगा, कितना होगा बच्चा? N1 d∅dt, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से आप आ जाओ सेकेंडरी कॉइल में, तो इन इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में बच्चा इंड्यूस ईएमएफ कितना है? बोले सर E2 होगा, कितना हो जाएगा? N2 d∅dt, d∅ है बच्चा dt। ये दूसरा इक्वेशन है। अब आप क्या करो, आउटपुट आपको E2 मिल रहा और इनपुट आप E1 दे रहे हो, है कि नहीं? तो आप क्या करो, आउटपुट बाय इनपुट का एक रेशियो निकालो, मतलब सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से आप भाग दो। तो सर डिवाइड डालने के बाद ठीक से देखो, ये आ जाएगा E2 ऊपर और E1 नीचे, कितना हो जाएगा सर? N2 d∅dt, N2 बच्चा कितना? N2 d∅dt, ये हो जाएगा N2 d∅dt बाय N1 d∅dt। N2 d∅dt भाई कितना बच्चा? N1 d∅dt, लिख दिया सर। d∅dt ने d∅dt को मार दिया, कितना है? N2/N1, N2/N1। अब आप जानते हो ईएमएफ है नहीं, आप चाहो तो इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, P2 पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। तो ये कितना लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा V2I2 बाय V1I1। क्या ये बात समझ में आया? और यही जो आप बच्चा देख रहे हो, एक्चुअली में हम लोग इसी का नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। मतलब क्या? E2 ना, E2/E1 जो है ये है N2/N1 और यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, है कि नहीं? तो ये बात बच्चा, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, है नहीं? तो ये तो था सर थ्योरी, ये बात तो हम लोगों को समझ में आया। इसके बाद इसमें एक और चीज आप लोग इंक्लूड कर लेना, क्या? इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। बोले सर ये इफिशियंसी, बच्चा इफिशियंसी आपको लिखना है, ध्यान से देखना। इफिशियंसी क्या होता है सर? इफिशियंसी, बोले सर इफिशियंसी जो निकाला जाता है इसको हम लोग लिखते हैं, इफिशियंसी को ईटा लिखते हैं, ये ईटा कहलाता है। ईटा परसेंटेज लिखा होता है नहीं?
तो एफिशिएंसी जो हम लोग लिखते हैं ना बच्चा, वो एक्चुअली में क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है, क्या, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100%। आप बोलोगे कि सर आउटपुट पावर तो हम लोगों को मालूम है कि नहीं, क्या लिखोगे सर, P2 बाय P1 इंटू 100 भी लिख दे तो कोई बुराई नहीं है, तो ईटा परसेंटेज में आएगा, ईटा परसेंट का ये वैल्यू, ठीक है सर। उसके बाद आप चाहो बच्चा तो इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, पावर जानते हो ना, V इंटू आई, तो V2I2 बाय V1I1 इंटू 100%, और यही कहलाएगा ईटा। तो बच्चा ये था अपना कंप्लीट ट्रांसफार्मर, ठीक है। और चूंकि ये लंबा था तो हो सकता है कि कहीं कोई कोई पॉइंट वगैरह आपको छूट जाए तो एक बार हमको देख के बता देना, नहीं तो यदि मुझे लगेगा कि कोई चीज यदि कहीं से छूट गया हो, है नहीं, कोई चीज यदि कहीं से छूट गया होगा बच्चा, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि मैंने सब अभी तक क्लियर करवा दिया है, कहीं से कुछ छूटना नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर छूट रहा है जिसका नाम है लॉसेज, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। और बच्चा इससे ज्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ये देख रहे थे कि वीडियो कितना लंबा हुआ, इससे ज्यादा वीडियो को हम लोग लंबा नहीं करेंगे। अब हम लोग छोटा सा काम करते हैं, क्या, कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लॉसेज के साथ, क्योंकि इतना अच्छा हम लोगों ने ट्रांसफार्मर पूरा सही से पढ़ा, तो लॉसेज को भी थोड़ा सा तरीके से पढ़ेंगे, है नहीं, प्यार से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा कोशिश करेंगे कि हर एक कंटेंट्स हम लोग उसमें आपके साथ शेयर करें, हर एक चीज़ों को लेके आए एक साथ, ठीक है नहीं। तो बच्चे लोग, हमने पूरा कोशिश किया है कि आपका ये टॉपिक बड़ा अच्छा हो। फिर भी यदि कोई कंप्लेन, किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अच्छा लग रहा हो, मेरी बातें यदि आपको समझ में आ रही हो, ये स्टडी आप प्लेटफॉर्म जो बना है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा डियर पेज फिजिक्स, यदि ये आपको लग रहा हो कि अच्छा है ना, तो मतलब एक बात मैं आप लोगों से जरूर बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए आप लोगों की तरफ से, जानते हो बहुत मुश्किल, हम देखते हैं बच्चे सबको देखते हैं कि वीडियोज देखा वो कम से कम एक कमेंट एक लाइक उस तरीके की बात हो ही नहीं रही, नहीं, व्यूज होता है 400-500, और 400-500 व्यूज में देखोगे आप 4-5 बच्चा कमेंट कर, एक ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिला आपके तरफ से। और यदि ये चैप्टर आपका अच्छा गया होगा, लगेगा कि बड़ा मजेदार सर, अच्छा रहा चैप्टर ये, तो एक काम हम आप लोगों से जरूर बोलेंगे करने के लिए कि नोट्स बनाओ, इसकी स्टडी अच्छा करना। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ही, यानी कल के बाद अगले लेक्चर से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, एक तरफ से हमारा रे ऑप्टिक्स का जितना भी लेक्चर क्लास रिकॉर्डेड होगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए कम से कम उस पर रखें, तो रे ऑप्टिक्स भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। और दूसरा आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यदि आप देखोगे, आप 12th के हिसाब से देखोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो थियोरिटिकल पार्ट है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेटफॉर्म के जरिए उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चा। तो तब तक के लिए गुड नाइट सभी को, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग देखेंगे बच्चा लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, और दूसरा टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा अपना।